हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम आज स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। लेकिन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को पढ़ने से पहले बेटा हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। हम आपको मालूम होना चाहिए कि मैटर जो है फिज़िकली 5 डिफरेंट क्लासेस में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि 3 बेसिक स्टेट्स मैटर की सॉलिड हुआ करती है, फिर लिक्विड हुआ करती है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड वन जो है वो गैस हुआ करती है, और फोर्थ और फिफ्थ जो है बेटा वो आप बताएंगे कि लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल। और फिर नेक्स्ट वन जो फिफ्थ वन आप बताएंगे वो प्लाज्मा स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल और प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल और प्लाज्मा एक ही है। और आप नेक्स्ट वन बोलेंगे यानी फिफ्थ वन, लिक्विड क्रिस्टल और प्लाज्मा के बाद आप फिफ्थ वन बताएंगे बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अगर हम बेटा ये फोर्थ और फिफ्थ यानी लिक्विड क्रिस्टल और प्लाज्मा स्टेट या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करेंगे तो ये भी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ करती हैं only and only at some specific conditions, that means at high conditions of temperature and pressure ये एग्जिस्ट करती हैं गैसियस स्टेट्स में। उसके बाद है ये सब हमें पता है, अपने पीछे वाली क्लासेस में सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा 3 बेसिक स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या करेंगे बेटा, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, फटाफट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा हम इनको अलग करेंगे, हम इनको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो डिफ्रेंशिएटिंग द 3 स्टेट्स ऑफ, डिफ्रेंशिएटिंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। थोड़ा सा हम ये इंट्रोडक्शन इसकी ले लेते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को थोड़ा डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप बताएंगे कि व्हेन विल बी अ सबस्टेंस कॉल्ड एज सॉलिड। तो इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, ए सबस्टेंस इज said to be या a substance is called solid if its melting point, अगर उस सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो है is above the रूम टेम्परेचर, अगर उस सबस्टेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबोव आता है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम समझने लगेंगे कि वो जो सबस्टेंस है वो सॉलिड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या वो सॉलिड एग्जिस्ट करेगा अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से अबोव आता है। इसी तरह से आपने याद रखना है कि अगर हमने किसी सबस्टेंस को देखना है कि ये लिक्विड एग्जिस्ट कब करता है, व्हेन विल बी अ सबस्टेंस सेड टू बी लिक्विड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, ए सबस्टेंस इज said to be liquid, एक सबस्टेंस को आप लिक्विड कह सकते हो इफ़ इट्स, अगर बेटा इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो वो बिलो द रूम टेम्परेचर होगा। बट अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, इफ़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का रूम टेम्परेचर से क्या होता है, इफ़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ अबोव द रूम टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से अबोव होता है, जिस सबस्टेंस को हम लिक्विड कहते हैं। सिमिलरली आप कहेंगे थर्ड बेसिक स्टेट ऑफ मैटर जो है जिसे हम गैस कहते हैं या गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, तो व्हेन विल बी अ सबस्टेंस सेड टू बी गैस, तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पर भी ए सबस्टेंस इज सेड टू बी या ए सबस्टेंस इज कॉल्ड गैस, एक सबस्टेंस को आप गैस कह सकते हो इफ़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर उस गैस का बॉइलिंग पॉइंट जो है
इफ़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, ठीक है, बिलो, यहाँ अबो की बात नहीं होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, बिलो द रूम टेम्परेचर होगा बेटा, ठीक है, रूम टेम्परेचर से बिलो होगा, रूम टेम्परेचर से कम होगा। अब ये रूम टेम्परेचर आपने थोड़ा ध्यान करना है कि ये कितना होता है, इसकी रेंज क्या होती है। तो बेटा अगर हम ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर हम इसको केल्विन में, चूँकि अगर आप बात करोगे टेम्परेचर के एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है बेटा वो केल्विन होता है। तो अगर हम इस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्जन केल्विन में देखें तो जितना डिग्री आपका टेम्परेचर होता है उसे हम ऐड अप करते हैं 273, तो वो जो टेम्परेचर सम करके बन जाता है उसे हम टेम्परेचर इन केल्विन बुलाते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर हम 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 298, लेकिन अब हम इसका यूनिट केल्विन गिनेंगे, यहाँ पे केल्विन मानेंगे इसका यूनिट अब, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में है, 25 वैल्यू जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, और जो 273 यानी 298 जो है वो केल्विन में है। ये दोनों टेम्परेचर्स जो हैं वो इक्वल हैं, बट यूनिट्स इनके अलग हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड और ये केल्विन में, ठीक है बेटा। और ऐसा यूनिट आप याद रखेंगे कि वो केल्विन होता है। तो ये था यहाँ पे आपका कि हमने सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, जो कि 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनको हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा बेटा, हैंस वी विल हियर कंक्लूड बाय सेइंग दैट ए सबस्टेंस कैन आल्सो एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, हमने देखा सबस्टेंस कब सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा, कब गैस होगा, लेकिन एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ए सबस्टेंस, ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, ए सबस्टेंस कैन आल्सो एग्जिस्ट। एक सबस्टेंस बेटा क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इन ऑल द 3 states अंडर सर्टन, लेकिन कब ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ओनली अंडर सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल कंडीशंस पे ही एक सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है इन 3 स्टेट्स में, एट अंडर स्पेशल या स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बेटा। तो यहाँ इसके बाद आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये सारे फेजेस जो हैं एक साथ मैटर एक्ट करेंगे, यानी आप लिखेंगे सो द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 फेजेस, ऑल दी 3 फेजेस का मतलब हो गया बेटा 3 स्टेट्स। आप फेज की जगह स्टेट यूज कर सकते हो टर्म, एट विच ऑल दी 3 स्टेट्स या 3 फेजेस जो आप यहाँ बता रहे हो, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, वो एक साथ एग्जिस्ट जिस टेम्परेचर पर करेंगी मैटर की तीनों स्टेट, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस की, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं बेटा ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बच्चों ने याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 फेजेस या 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट टुगेदर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो हम ऐसे टेम्परेचर को बेटा ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट द वाटर, अगर मैं वाटर जैसे मैटर की बात करूं तो वाटर एग्जिस्ट, आप यहाँ लिखेंगे वाटर एग्जिस्ट इन ऑल दी 3 स्टेट्स। वाटर 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है इन ऑल दी 3 स्टेट्स एट 0.01 डिग्री सेल्सियस या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड
ये तो टेम्परेचर की कंडीशन लिखेंगे, एंड 4.58 mm दैट मीन्स मिलीमीटर प्रेशर पे। ठीक है बेटा, ये स्पेशल कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस पे ये वाटर जैसा मैटर जो है, वाटर जैसा लिक्विड जो है वो तीनों स्टेट्स में, तीनों फेजेस में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो कितने टेम्परेचर पर, लेकिन 0.01 डिग्री सेल्सियस पे और 4.58 mm प्रेशर पर। इट मीन्स दैट ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम टेम्परेचर के एवज में 0.01 बोलेंगे। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पर बेटा कि प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर के हिसाब से जो ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल जो मतलब प्रेशरिक पॉइंट यहाँ पे होगा, वो वैल्यू यहाँ प्रेशर की मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो है वो, मतलब इस प्रेशर 4.5 पे जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये भी आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं बेटा जो हाँ आपके सिलेबस पे पहला टॉपिक दिया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टेंस। अब ये सबस्टेंस हमारा, चाहे अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं तो बेसिक स्टेट अगर वो बेटा सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, और कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एग्जिस्ट होती हैं, जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टेंस, चाहे वो गैसियस सबस्टेंस हो, लिक्विड सबस्टेंस हो, सॉलिड सबस्टेंस हो, तो ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टेंस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं आपको दो किस्म के सबस्टेंस जो हैं वो ए और बी करके आपको बताऊं, तो जिस वाले, चाहे मान लीजिए कि अगर बी वाले सबस्टेंस की इंटरमॉलिक्यूलर मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स अगर बी वाले सबस्टेंस में बेटा ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू दी सबस्टेंस ए। अगर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं एज कंपेयर टू B1, तो इस ए का फिर ए सबस्टेंस के फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो सकते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो लो हो सकती है। यानी आप यहाँ पे कुल मिला के बेटा याद रखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे? मेल्टिंग, MPT एंड BPT मतलब बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का ही मतलब हो गया बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबस्टेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसका ज़्यादा हो सकता है। और जितनी वो कम हो तो उतना ही जो है कंपैरिजन करके आप उन सब्सटेंसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके कम या ज़्यादा बोल सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे है बेटा, वो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो नोन एज वैन डेर वाल्स फोर्सेस। मैं आपको बताता चलूँ, इन अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, बिकॉज J.D. वैन डेर वाल वॉज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट who first gives the concept of such intermolecular forces existing between the various particles of a substance, either gas, solid or liquid. So इनको हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, जो बेटा वीक होती हैं। अब यहाँ पे आप याद रखना कि जो ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं जनरली, जिन अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, ये वीक फोर्सेस होती हैं। ये उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, बल्कि ये वीक होती हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड बिलो। सबसे पहले हम ये टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अब बात कर रहे हैं। तो पहली टाइप जो है हम डाइपोल इंटरेक्शन।
तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज द इन टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम इसको समझेंगे बेटा। डाइपोल, अगर आपने पोलर मॉलिक्यूल पढ़ा है, ठीक है, जब हमने कोवलेंट बॉन्ड पीछे पढ़ा था पिछले वाले केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर मैंने पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की भी आपको बात बताई थी, टॉपिक समझाया था वो। तो इसलिए अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो इट मीन्स कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, और उसी को हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब कि जिस सब्सटेंस में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, इफ दे सीम्स टू बी प्रेजेंट बोथ दीज पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, देन द पार्टिकुलर सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज द डाइपोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है बेटा, इसका मतलब ये हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच आपको मिलेगी जो जिनमें परमानेंट डाइपोल होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने यहाँ HCl की कही है। HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है बेटा, जिसके कारण क्लोरीन जो है ये पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो है ये पार्शियली पॉजिटिव बिहेव करता है। मतलब जो शेड पेयर इनके बीच है ये थोड़ा मोर शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, जिसके कारण हम यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं कि ये डेवलप होता है क्लोरीन पे, और पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता है हाइड्रोजन पर, जिसके कारण हम ये कह रहे हैं कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे तो वो आपस में, जैसे देखिए यहाँ पर ये हमने HCl मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बताया हुआ है। तो ये अगर एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, तो इस वाले मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव डेल नेगेटिव कैरेक्टर और इस वाले मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव जो हाइड्रोजन पे है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बेटा आपस में, ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ HCl ये पार्शियल पॉजिटिव और ये Cl का पार्शियल नेगेटिव, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह की फोर्स को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बताएंगे नाम इसका कि ये एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, और डाइपोल के बीच जो ये अट्रैक्शन बन रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन रही है, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम यहाँ पे बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं। होप कि आपको ये क्लियर हुई हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपने याद रखना है द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, मतलब ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू द लंडन फोर्सेस एंड वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन। ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग, अगर लंडन फोर्स की बात करेंगे, इनको डिस्पर्शन फोर्स भी हम कहते हैं, ये हम नीचे अभी पढ़ेंगे, तो उनसे ये स्ट्रॉन्गर होती है। और अगर हम इसका कंपैरिजन आयन आयन इंटरेक्शन से करेंगे तो उनसे ये वीकर होती है, ठीक है। तो अभी लंडन फोर्स या आयन आयन इंटरेक्शन बेटा हम नीचे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अब हमारे सामने बेटा आ रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ये डाइपोल इंड्यूस का मतलब हो गया कि ये ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो है वो देखने को मिल रही है। कि डाइपोल, एक मॉलिक्यूल डाइपोल होगा, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात, मतलब एक मॉलिक्यूल डाइपोल, सपोज कीजिए ये एक पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है, और जो दूसरी साइड से मॉलिक्यूल होगा जिसके बीच ये फोर्स अब देखने को मिल रही है वो नॉन पोलर होगा। वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। समझ आ रही बात आप? तो जैसे देखिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल मतलब जिसका पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट हो चार्ज, हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल्स लैकिंग, और दूसरी साइड से कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल लैक करता है, मतलब परमानेंट डाइपोल जो है वो प्रेजेंट
नहीं होता है। तो वही बात हो गई कि ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो है ये बनती है बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स इट एग्जिस्ट। सपोज दैट अगर हम यहाँ पर ए बी एक पोलर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज कीजिए इनके बीच जो शेड पेयर है वो ज़्यादा शिफ्ट होता है टुवर्ड्स बी, जिसके कारण ये पार्शियल नेगेटिव आएगा और ये ए पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। और दूसरा अगर आप बताएंगे कि दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो आपका नॉन पोलर है, तो इनके बीच जो बेटा इंट्रैक्शन यहाँ पर देखने को हमको मिलेगी कि ये परमानेंट डाइपोल, ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, ये इंड्यूस करेगा डाइपोल इन, मतलब जो ये नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूल होगा, इस नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इस नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। किसके कारण, कि जो ये नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूल होगा बेटा, इस नॉन पोलर वाले एटम या इस मॉलिक्यूल में जो है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर इस पोलर वाले मॉलिक्यूल का अगर इस साइड में क्या आ जाता है, नेगेटिव, इसकी मतलब ओरिएंटेशन अगर ये आ जाता है, इसकी साइड अगर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस नॉन पोलर वाली साइड का न्यूक्लियस जो है वो डिस्टार्ट होके एक साइड आ जाएगा, मतलब इसका अट्रैक्शन यहाँ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ हो जाएगा। यानी इसमें भी हम बताएंगे कि इस नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल में भी ये पोलर कैरेक्टर जो है इस पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा डेवलप हो जाएगा। तो फिर जो ये आपस में, सपोज कीजिए ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल था और ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलर मॉलिक्यूल की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो गया, तो अब आप आराम से बता सकते हो कि ये हमारा बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव था और यहाँ पे इस वाली साइड इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव आया है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन करेगा। तो इस तरह की अट्रैक्शन, इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बताएंगे कि ये डाइपोल वाले मॉलिक्यूल ने इंड्यूस की है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल पे। तो हम इस वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जानेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। बेटा नेक्स्ट वन है, थर्ड वन है डिस्पर्शन फोर्सेस, और या हम इनको लंडन फोर्सेस भी कहते हैं। तो डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्सेस जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि डिस्पर्शन फोर्स हम या लंडन फोर्स हम किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इनकी डेफिनेशन। इससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी ये डाइपोल इंड्यूस्ड नहीं, ये डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस जिनको हम कहते हैं, इनका दूसरा नाम जो है वो इंस्टैंटेनियस, ठीक है, इंस्टैंटेनियस डाइपोलर इंट्रैक्शंस भी हम इन्हें कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, इस डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स जैसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोलर इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए कि देखिए, एज वी नो दैट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम बेटा बात करेंगे तो देयर इज़ नो डाइपोल मोमेंट। तो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, जब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जब वहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ डाइपोल की मोमेंट जो है वो आपको देखने की नहीं मिलेगी। जैसे आपको देखो यहाँ पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का जो है वो आपको मतलब मोमेंट जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जो है वो मूव नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लोड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड and you know it is also believed that at any instant of time, or you can say at any particular instant of time, क्या हो जाता है, किसी
पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बेटा क्या हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि पहले सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है मॉलिक्यूल का, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब वो थोड़ा सा उसकी डिस्टॉर्शन हो जाती है, वो थोड़ा सा जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अनसिमेट्रिक हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, सो दैट द इंस्टेंटेनियस डाइपोल आर, या फिर आप इनको इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलोगे, या हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं और मोमेंटरी, क्या बोलेंगे है, हर मोमेंटरी डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड, या आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलेंगे या मोमेंटरी डाइपोल बोलेंगे कि वो प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर ऐसा होने में, इन विच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज slightly, you can say, more negative than the other part. So this momentary dipole induces, momentary instantly dipole जो यहाँ मॉलिक्यूल में इस तरह से बेटा आ जाता है, वो इंड्यूस करता है, वो ला देता है मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोलिक कैरेक्टर। वो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल बेसिक नॉन पोलर होता है, तो उसमें वो क्या कर देता है, डाइपोल जैसा कैरेक्टर ला देता है, इंड्यूस कर देता है, किसमें, इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल। हैंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम एंड आर एग्जैक्टली सेम एज बिटवीन परमानेंट डाइपोल्स. So this force of attraction is known as, or you can say, this kind of attraction was first noticed by, ठीक है, Fritz London, and that is why after his name this force is, this intermolecular force is also known as London force, ठीक है, London force, or sometimes it is also called as dispersion force. क्या कहते हैं हम इसको, डिस्पर्शन फोर्स भी हम इसे कहते हैं, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन वाली फोर्स को. सो दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव. ये फोर्सेस जो हैं बेटा ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं. एंड द इंट्रैक्शनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. That means this interactional energy or interaction energy is directly proportional to the 1 by r raised to power 6, where this r is equal to, or it r means distance between the two particles. Okay, होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट जो है बेटा देखिए, इस जो ये मैंने आपको इतना अभी यहाँ से इस डिस्पर्शन फोर्स के बारे में समझाया है बेटा, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन है ये, या डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए कि ये एक एटम ए है आपके पास, ठीक है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, और ये एटम बी है. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि दिस इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड के यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी. लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोमेंटरीली एट सर्टेन इंस्टेंट क्या हो जाता है कि ये डाइपोल, ये जो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, और जो मतलब मॉलिक्यूल है वो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल या मोमेंटरी डाइपोल की तरह जो है वो बिहेव करने लगता है. जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी आप एटम ए और एटम बी को देख रहे थे कि कैसे थे वो, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये कैसे हो जाते हैं बेटा, ये एटम ए और ये एटम बी जो है इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है एक साइड पे. यानी मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ
कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन आप इस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोड इस एटम ए और एटम बी में, ये तो पॉजिटिव चार्ज है बेटा इस साइड पे, राइट साइड पे, तो हम यहाँ कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे होगा और ये साइड जो है वो राइट साइड मानी जाती है। तो हम यहाँ पर ये सॉरी लेफ्ट साइड मानी जाती है। ये आपकी राइट साइड आ गई, राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट साइड पर इन एटम ए और एटम बी में क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लोड जो है वो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा मानी जा रही। यहाँ पे आप लिखोगे कि मोमेंटरी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीम्स, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि मोमेंटरी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे इन दो एटम्स में जिनका नाम एटम ए और एटम बी था, ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर ये यहाँ पे जो है इस लेफ्ट साइड पे आ गया हो और इलेक्ट्रॉन क्लोड जो है वो राइट साइड पर ज़्यादा देखने को मिल रहा हो। तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन में बोलेंगे कि हेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या मिलेगी बेटा, ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक किस्म का आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक नॉन पोलर जैसे मॉलिक्यूल में डेवलप हो रहा है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंदन फोर्स, ठीक है, या फिर हम इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शन या इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। होप कि ये आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट जो है बेटा वो हम यहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, ये थर्ड टाइप के बाद आप फोर्थ वन लिखेंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो बेटा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो डेवलप होती है बिटवीन एन आयन आइदर कैटाइन, ठीक है, और एनाइन, चाहे कैटाइन हो या एनाइन हो वो, और दूसरी तरफ से जो है मॉलिक्यूल होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल या फिर आप कहें तो डाइपोलर मॉलिक्यूल होता है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन, चाहे आइदर कैटाइन और एनाइन के बीच जो फोर्स जनरेट होती है, जो फोर्स डेवलप होती है, उसे हम आयन डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक आयन कैटाइन और एनाइन के बीच और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे हम आयन डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एग्जांपल आप यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो हम फिफ्थ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात बेटा करेंगे वो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बेटा, वो ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं विच अकर्स बिटवीन आयन्स, यानी आप लिखेंगे सच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो ये आयन होगा बेटा यही इंड्यूस करेगा, यही ला देगा पोलरिक कैरेक्टर या डाइपोलरिक पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो जो इंट्रैक्शन बनेगी, जो अट्रैक्शन बनेगी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे, वो एक आयन कैटाइन एनाइन जो भी होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच देखने को मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताऊंगा,
इस किस्म की फोर्स की। फॉर एग्जांपल द इंटरेक्शन ऑब्जर्व्ड बिटवीन एंड एनाइन, एज एन एग्जांपल नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। अगर NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन और आयोडीन मॉलिक्यूल I2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे बेटा, जिसमें आयोडीन और आयोडीन दो सेम एटम्स हैं, कोई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव में नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आयोडीन I2 और अगर ये आयन नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव एक दूसरे के सामने अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है कि ये NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन जो है ये इस नॉन पोलर I2 मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बना देता है। क्या कर देता है ये इसे? एज सोन एज दीज टू अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर द नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव मेक्स दिस नॉन पोलर I2 मॉलिक्यूल एज पोलर मॉलिक्यूल। दैट मीन्स I2 मॉलिक्यूल बिहेव्स एज partial positive and partial negative character. That means it behaves like a polar molecule. So the interaction which gets developed here in between this NO3 negative and I2 non-polar molecule, it is specially here known as ion induced, क्योंकि आयन ने ये जो है पोलर एक कैरेक्टर जो है मॉलिक्यूल में इंड्यूस किया है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये था बेटा ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में जो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला टॉपिक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर का है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया हो और आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।